त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उत्पादन और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसे कि परंपरावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है यह उत्पादन, या जिसे आई भी कहते हैं, और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या बतलाता हमें? तो यह जो सिद्धांत है किसने दिया? कौन थे वे परंपरावादी अर्थशास्त्री? कौन थे वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिनको कि कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट? तो कौन थे वे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट? तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये सारे के सारे अधिकांश जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है, या जिसने अर्थशास्त्र का विकास किया था, ये एक पुस्तक के रूप में दुनिया के सामने सबसे पहले लाने का प्रयास किया था, उसका नाम था एडम स्मिथ, जो कि इंग्लैंड का ही रहने वाला था और स्कॉटलैंड में उसका जन्म हुआ था, और स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे जिन्होंने की उत्पादन, आय और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का विकास किया, वे अर्थशास्त्री हैं क्लासिकल। कौन कौन है वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री? एडम स्मिथ हो गया, डेविड रिकार्डो हो गया, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पिगू और जे बी से। तो इनमें से एडम स्मिथ हो गया, डेविड रिकार्डो हो गया, मार्शल, पिगू, ये चारों के चारों जो इकोनॉमिस्ट हैं या अर्थशास्त्री हैं, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिन्हें कि हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इनके देश को पानी पी पी कर कोसते हैं, क्योंकि यहीं से अंग्रेज हमारा देश में आए थे और वर्षों तक उन्होंने राज किया। और ये लास्ट वाला जो इकोनॉमिस्ट है जे बी से, जो से था, ये फ्रांस का अर्थशास्त्री था। कहां का अर्थशास्त्री था? फ्रांस का अर्थशास्त्री था। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये जो अर्थशास्त्री हैं ये कहलाते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या परंपरावादी अर्थशास्त्री, या इन्हें प्राचीन अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहले रोजगार का सिद्धांत दिया, रोजगार का सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं उत्पादन, आय और रोजगार का सिद्धांत। तो क्या बतलाया इन्होंने? इन्होंने बतलाया किस प्रकार से किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश में सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। कैसे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बतलाई है। तो इस सिद्धांत को हम बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। यह एमए लेवल का समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। बीए वाले के लिए भी फायदेमंद है और एमए वाले के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन हम यहाँ पर छोटे लेवल से लेकर और अपर लेवल तक इसको पढ़ाएंगे। तो जहां तक ये चलता रहेगा और जब तक चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा जब तक कि यह खत्म नहीं हो जाता है। तो अब यहां पर हमने बात की कि जो परंपरावादी या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, वो सब के सब एक को छोड़कर सब इंग्लैंड के रहने वाले थे। केवल जो से था वह था फ्रांसीसी अर्थशास्त्री। तो इन्होंने ही रोजगार के बारे में, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में रोजगार आ सकता है, अर्थव्यवस्था संतुलित अर्थव्यवस्था के रूप में आ सकती है, जहां पर सभी लोगों को रोजगार मिल जाए, वो पैसा कमा सके और अपने जीवन को ठीक ढंग से जी सके। और जब वो ठीक ढंग से जी सकेंगे, अपनी तरक्की करेंगे, तो लोगों की तरक्की में ही देश की तरक्की होती है। तो ये तो हो गया आपके परंपरावादी अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, ठीक है। और इन्होंने रोजगार के बारे में जो बताया, जो इन्होंने बतलाया, ठीक है, वही विचार जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार कहलाते हैं इस सिद्धांत में। किस सिद्धांत में? जो कि इनका रोजगार का सिद्धांत है। ओके, अब आगे बात करते हैं कि इस सिद्धांत में क्या कहा इन्होंने, किस बात पर फोकस किया। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, चाहे एडम स्मिथ हमने कहा, चाहे रिकार्डो हमने कहा, चाहे मार्शल हो गया, पिगू हो गया, या जे बी से, इन्होंने अर्थव्यवस्था में रोजगार के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी लोग रोजगार पर लगे होते हैं, कोई बेरोजगार नहीं होता है। सभी लोग क्या होते हैं? रोजगार पर लगे होते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि सभी लोग रोजगार पर लगे होते हैं और कोई बेरोजगार नहीं होता है। फिर तो लोगों को चाहिए क्या? तो जब रोजगार पर रहेंगे तो सबको पैसा मिलेगा, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है, लेकिन हम यहां पर इन्हीं की भाषा में समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा
कि रोजगार के बारे में। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। इनका जो पहला ही स्टेटमेंट आता है, कथन आता है, वो आता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, सभी लोग काम पर लगे रहते हैं, कोई बेरोजगार नहीं रहता है। लेकिन इन्होंने उन लोगों को बेरोजगार नहीं माना है कि जो काम करना नहीं चाहते हैं या कम मजदूरी होने के कारण कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता हूं, मेरा एमए कर रखा है, मेरे बीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, और मजदूरी जो है इतनी कम मिल रही है, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को इन्होंने बेरोजगार नहीं माना है। उन्होंने माना है किसको? कि यदि रोजगार की दिहाड़ी है 500 रुपया और व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तब जाके वह बेरोजगार कहलाएगा। तो इस प्रकार से इनकी दृष्टि में अनैच्छिक बेरोजगारी का कोई भी नामो निशान नहीं है। अनैच्छिक बेरोजगारी को इन्होंने किसी प्रकार का स्थान नहीं दिया है। तो सबसे पहले ये आ रहा है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की सबसे पहली बात है। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं देश में, किसी भी देश में। अब किन किन देशों की इन्होंने बात की, आगे जाके चर्चा करेंगे। अति उत्पादन असंभव है। अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। इन्होंने कहा कि अति उत्पादन नहीं हो सकता है कि जो बिके ही नहीं, जिसकी मांग हो ही नहीं, इतना उत्पादन नहीं हो सकता है। यदि अर्थव्यवस्था में माना कि 10 किलो की मांग है तो पूर्ति भी 10 ही किलो की होगी। ओके जी, वो 12-15 नहीं होगी, क्योंकि यदि 10 है मांग तो पूर्ति भी 10 होगी, बराबर हो गई, बिक गया। यदि 12 होती तो इसे कह सकते हैं ओवर प्रोडक्शन, अति उत्पादन, जो बिकेगा नहीं। आगे क्या बोले, यदि किसी कारण से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होती है, आगे बोले यदि किसी कारण से बेरोजगारी उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, किसी देश में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो क्या होता है? तो स्वतः जल्दी खत्म हो जाती है वह बेरोजगारी, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको जल्दी से रोजगार मिल जाता है। अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में ऐसी आर्थिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं कि उनको रोजगार मिल जाता है। अब कैसे मिल जाता है, यहां पे देखिए, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर देती है। क्या करती है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर देती है या पैदा कर देती है। ये जे.बी. से का कथन है। तो प्रतिष्ठित रोजगार का जो सिद्धांत है, उत्पादन, आय और रोजगार का सिद्धांत, यह जे.बी. से के विचारों पर आधारित है प्रमुख रूप से, कि जिसमें जे.बी. से, जो कि एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री था, क्या कहा उसने कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है या उत्पन्न करती है। ओके जी, यदि पूर्ति हो जाती है, माना किसी वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन 10 किलो हो जाता है, तो उसकी मांग ये बतलाता है कि तुरंत मांग भी पैदा हो जाती है। अभी इसी चीज को हम एक सिंपल उदाहरण के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो भी पूर्ति हुई उसकी मांग कैसे पैदा हो जाती है, किस प्रकार से जे.बी. से ने सिद्ध करने का प्रयास किया। तो से ने इंग्लिश में क्या कहा? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो ये कथन आपने याद रखना है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है या स्वयं उत्पन्न करती है। अब इधर देखिए, यहां पे लिखा मेरा 100 बल्ब। यदि क्या होता है, 100 बल्ब की सप्लाई होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बेरोजगार हैं, कुछ लोग बेरोजगार हैं। इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था में किसी कारण से कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो अर्थात वो बेकार हैं, तो कुछ संसाधन भी बेकार पड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे काम लिया जाए। यदि उनसे काम लिया जाता है और माना कि वो 100 बल्ब तैयार करते हैं, क्या करते हैं? 100 बल्ब तैयार करते हैं, और 100 बल्बों से, अर्थात एक बल्ब का प्राइस है 4 रुपया, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 400 रुपए की आय को ये जनरेट कर देंगे, 400 की इनकम ये प्राप्त कर देंगे। अब जब 400 रुपए ये कमा लेंगे, तो इन्हीं लोगों के द्वारा ये बल्ब भी खरीद दिए जाएंगे। ऐसा किसका कहना है? जे.बी. से का कहना है। अर्थात ये केवल, ये तो हम एक व्यक्ति को लेकर बता रहे हैं, लेकिन जो सिद्धांत है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे लागू होता है। अर्थात हम एक व्यक्ति की बात तो यहाँ पर केवल उदाहरण के लिए कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में एक नहीं होते हैं,
हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, उत्पादन करने में अपना योगदान देते हैं। तो क्या कहा हमने कि यदि अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार होने का अर्थ ये हो गया कि कुछ संसाधन भी बेकार हैं, जिससे कि हम कुछ चीज बनाना चाहते हैं, और यही लोग फिर क्या करेंगे, जब बनाएंगे उसे जो पैसा कमाएंगे उस पैसे से वही क्या कर देंगे, इन चीजों को खरीद देंगे। तो पूर्ति हुई 100 बल्ब की, ठीक है, पैसा कमाया इन्होंने 400 रुपया, फिर 400 रुपये उन्होंने 100 बल्बों पे खर्च कर दिया, अर्थात जो पूर्ति हुई थी, ठीक है, 100 बल्ब की, वो क्या हो गई, बिक गई। इसलिए इसने कहा पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ठीक है, अब इसको यहां पे समझेंगे। यहाँ पे लिखना है परिवार और यहाँ पे लिखना है फर्म। फर्म क्या होती है, उत्पादक संस्था होती है, कोई कंपनी होती है जो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती है, चाहे वो चौक का प्रोडक्शन करती है या उत्पादन करती है। इसका उत्पादन करने के लिए जो फर्म है, ये फैक्ट्री है, ये कंपनी है, उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक, साधन या उपादान कहते हैं। ठीक है, वो कहां से मिलने वाले हैं, वो समाज से मिलने वाले हैं, जिसको यहाँ परिवार कहते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर से मिलने वाले हैं। तो परिवार से फर्म को सबसे पहले क्या चाहिए, भूमि चाहिए। चौक की फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए। फिर श्रम चाहिए, काम करने के लिए लेबर, श्रम में श्रमिक आदमी चाहिए। फिर पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। और साहस, जो व्यक्ति कंपनी को लगाने वाला है, वो भी कहां से आएगा, वो भी परिवार से या आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से आएगा। अब मैं चौक को हटा देता हूं, ठीक है जी, और चलते हैं सीधे बल्ब पे। ठीक है, तो देखिए फर्म ने क्या किया, 100 बल्ब तैयार किए। क्या किए, 100 बल्ब तैयार किए। लेकिन परिवार से उसने क्या क्या लिया, इधर को लिया उसने भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ठीक है जी, क्या लिया, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। अब ये वाला जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो फर्म को फ्री में तो देगा नहीं। तो इधर से जो हमने यहाँ पे अभी प्राइस निकाला था कि जो बल्ब तैयार हुए, उनसे फर्म ने क्या किया, इन साधनों को अर्थात भूमि को, श्रम को, पूंजी को, साहस को क्या किया, 400 रुपए का पेमेंट किया। 400 रुपए का पेमेंट किया किसने, क्योंकि परिवार ने दिया फर्म को क्या, इतनी चीजें, ये 4 चीजें उपलब्ध कराई। इसके बदले में इसने क्या किया कि 400 यहां देगा, किसको, परिवार को। अब परिवार क्या करेगा, अब फर्म ने जो 400 इधर आए परिवार के पास, अब इधर से जो बल्ब तैयार किए गए, वस्तुएं सेवाएं जो यहां पर लिखा हुआ है, इधर किसके द्वारा क्रय किए जाएंगे, वो बल्ब वस्तुओं के रूप में फर्म से वो किए जाएंगे परिवार के द्वारा। तो परिवार से वो पैसा कहां चला जाएगा, उसके बाद वो 400 रुपये इधर को जाएगा। ठीक है जी, उसका पेमेंट हो जाएगा और 400 कहां चला जाएगा, फर्म के पास चला जाएगा। ये वंस अगेन कि फर्म ने 100 बल्ब तैयार करवाए। ठीक है जी, 100 बल्ब तैयार करने के लिए परिवार से उसने क्या लिया, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब लिया। ठीक है जी, ये इधर को गया, इधर को। ठीक है जी, फर्म ने इसके बदले इनको क्या कर दिया, 400 का भुगतान इधर को कर दिया। ओके जी, अब 400 रुपये परिवार के पास आ गए। ओके जी, अब ये जो बल्ब है 100 वाले, ये वस्तु, ये जो सेवाएं मेरी यहाँ पर लिखी हुई है, ये किसके द्वारा खरीदी जाएंगे, परिवार के द्वारा। अब परिवार के द्वारा जब खरीदी जाएंगी परिवार के लोगों के, अर्थात इन 4 साधनों के पास जब ये 100 बल्ब आएंगे, अर्थात 400 रुपया इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनको 100 बल्ब खरीदने हैं। तो जो 400 रुपये यहाँ प्राप्त हुए थे इनको, ठीक है जी, ये उसके बाद पुनः लौट के कहा चले जाएंगे, फर्म के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये 100 बल्ब तैयार किए गए अतिरिक्त, ठीक है, जो अतिरिक्त सप्लाई की गई, वो किसके द्वारा खरीद दी गई, फर्म के द्वारा तैयार किए गए और परिवार के द्वारा खरीद लिए गए। तो इस प्रकार से समझाया गया है, किसके द्वारा, जेबीसी के द्वारा, कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। अब आगे चलते हैं कि जो ये पूरा सिद्धांत है, ये क्या बतलाता है कि कहां पर रोजगार का निर्धारण होगा, कहां पर रोजगार एक संतुलित अवस्था को प्राप्त करेगा। तो ये क्या बोलते हैं कि जहां पर सामूहिक मांग, एग्रीगेट डिमांड, एडी लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड बराबर सामूहिक पूर्ति, अर्थात
एग्रीगेट सप्लाई, कि जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होगी, वहां पर क्या होगा, रोजगार का एक संतुलित बिंदु प्राप्त होगा, वहां पर राष्ट्रीय आय निर्धारित होगी, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि सिद्धांत जो है यह समष्टि अर्थशास्त्र का है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था कहां पर संतुलन में होगी, कि जहां पर सामूहिक मांग अर्थात पूरे देश के द्वारा कितनी मांग की जा रही है और उतनी ही पूर्ति यदि की जाती है वस्तुओं की, माना कि पूर्ति की जाती है 10 वस्तुओं की और डिमांड भी है 10 वस्तुओं की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का बिंदु प्राप्त होगा, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब यहां पे लिखा है शॉर्ट में, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जब दोनों इक्वल होंगी तो यहाँ पे लिखा है वाई, तो हमें क्या प्राप्त होगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी, या जिसको इन्होंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट का बिंदु हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। किसने कहा, ये जो कहा, ये जो इतने इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो योगदान देने वाला इकोनॉमिस्ट है उसका नाम है जे.बी. से। अब आगे बात करते हैं कि जो ये सिद्धांत है, हर कोई जो सिद्धांत आता है वो कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है, उसको मानकर चलना पड़ता है, एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हम ऐसा रखेंगे तब ऐसा होगा, और यदि वो मान्यताएं नहीं रखेंगे तो सिद्धांत भी नहीं बना पाएंगे। तो ये सिद्धांत कब काम करेगा, यहाँ पे ये बहुत सारी एजम्पशन या मान्यताएं प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की लिखी गई हैं। ओके जी, यही क्या है, हमारे नोट्स हैं, इन्हीं को आप लिख लीजिए, यही क्या है, नोट्स बन जाएंगे। हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं और अंत में बताएंगे आपको कि इसी वीडियो का पार्ट नंबर 1 लिखा वहां पे, पार्ट नंबर 1, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और ये एमए लेवल का है, लेकिन मैं बीए लेवल के स्तर को लेकर भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन एमए लेवल पे और ब्रॉड स्तर में भी इसको पढ़ाया जाएगा, तो इसके बहुत सारे वीडियो हो सकते हैं, तो इसलिए वहां पे लिखा पार्ट 1, इसलिए पैरा नंबर का वीडियो है। अब मान्यताएं क्या है, इससे पहले मैं अभी आपको बता रहा था कि इस सिद्धांत को हम लिखेंगे कैसे। पहले यदि लिखने के लिए आता है लंबा प्रश्न, उसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, तो वो भी आगे चलकर बताते हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि मान्यताएं क्या होती हैं। कि जो ये सिद्धांत बनाया प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, उन्होंने कुछ चीजें पहले से मान ली कि ऐसा ऐसा होगा, तब जाके ये सिद्धांत काम करेगा, तब जाके देश में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके जी, तो क्या माना सबसे पहले इन्होंने, कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये याद रखना है कि किसने कहा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का पहला ही स्टेटमेंट आता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात इन्होंने की, ठीक है, और वो भी कैसे, बिना मुद्रास्फीति के, बिना महंगाई के, बिना महंगाई बढ़े क्या हो रहता है अर्थव्यवस्था में, पूर्ण रोजगार। और पूर्ण रोजगार में कौन लगे रहते हैं भाई, अरे आदमी लगे रहते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं, अरे इसलिए पढ़ रहे हैं आगे जाके कुछ जॉब मिलेगा, अच्छा सा पैसा कमाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, तो वही तो रोजगार होगा। ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा है, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा बंद अर्थव्यवस्था होती है। जो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कैसी अर्थव्यवस्था की बात की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, कनाडा की है। इसी प्रकार से यूरोप के जितने देश हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे के सारे जो देश हैं, ये सारे के सारे देश पूंजीवादी देश कहलाते हैं। ओके जी, अमीर देश हैं। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत बनाया फुल एम्प्लॉयमेंट का, पूर्ण रोजगार का, ये पूंजीवादी देशों के लिए बताया भाई। और जब ये बता रहे थे तब हमारा देश गुलाम था, तब हमारा देश क्या था, गुलाम था। किसका, जहां ये रहते थे, जहां पीगू रहता था, जहां मार्शल रहता था, जहां ठीक है रिकार्डो रहता था, एडम स्मिथ रहता था, इन्हीं के देश के द्वारा हमारे देश पर कब्जा कर लिया गया था। तो हमारे देश के लिए नहीं था, ये पूंजीवादी देशों के लिए था, जिनको मैंने अभी बताया आपको। तो इनका सिद्धांत पूंजीवादी देशों पर लागू होता है। आगे इन्होंने क्या बताया, बंद अर्थव्यवस्था होती। इन्होंने कल्पना की कि फुल एम्प्लॉयमेंट कब आएगा, कि जब कोई देश किसी अन्य देश से कोई व्यापार नहीं करेगा, ठीक है, जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं पैदा करेगा, ठीक है, नो निर्यात नो आयात, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, आयात निर्यात कुछ नहीं, जो कुछ पैदा करना अपने देश में करना है। तो बंद अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं,
बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं कि जिसका किसी देश के साथ कोई लेन देन नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अपने आप अपनी जरूरत की वस्तुओं को पैदा करेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था की इन्होंने कल्पना की, ऐसा इन्होंने मान लिया, जिसे मान्यता कहते हैं। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव तीसरा नंबर है, साफ साफ लिखा हुआ मेरा, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है, किस प्रकार से पैसा कमा रहा आदमी, कैसे फैक्ट्री लगा रहा है, जो कीमतें हैं वगैरह, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है भाई, ठीक है। बेरोजगारी कम हो गई, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, हम रोजगार देंगे तुम्हें। तो सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती अर्थव्यवस्था में, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले जो सरकार है, पूंजीवादी देश में जो सरकार है, वो आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, कोई इंटरफेयर नहीं करती, कोई नियम नहीं बनाती, कोई कानून नहीं बनाती है, कोई लाइसेंस नहीं देती है, ठीक है। इस प्रकार का उस पर कोई लेना देना नहीं होता है। ये है तीसरे नंबर का। चौथा है पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान स्थिर रहता है, अर्थात जिस समय मैंने 100 बल्बों की बात की, तो जो 100 बल्ब तैयार किए जा रहे हैं, उस समय जो तकनीकी है, कौन सा बल्ब तैयार किया जा रहा है, माना कि जो सबसे पहले बल्ब आया था लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का, कि जिसमें टंगस्टन की वायर लगी रहती थी, वो वाला बल्ब, तो वो वाला बल्ब बनाया जा रहा है, तो तकनीकी स्थिर रहेगी। वही तकनीकी जितने बल्ब बनाने 100 200 400 500 600, ठीक है, उस उतने ही वही तकनीकी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि दूसरा बल्ब आ गया, एलईडी वाला आ गया, पहले CFL वाला आ गया था, नो, उसी तकनीकी से बल्ब बनाए जाएंगे, ठीक है। तकनीकी बीच में चेंज हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, तो तकनीकी वही चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और पूंजी, अर्थात पूंजी से इनका मीनिंग क्या है, पूंजी का अर्थ केवल पैसा नहीं है, पूंजी का मीनिंग ये है कि यदि प्लांट है कोई लगा, फैक्ट्री लगी है, तो उसका आकार वही रहेगा भैया। यदि बल्ब वो 100 ही बना सकती है तो 100 के आकार वाली रहेगी, ऐसा नहीं कि वो फिर इतनी बड़ी कर दी कि वो 1000 बनाने लग जाए, तो टाइम और लग जाएगा, तब तक तो ये नियम फेल ही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पूंजी अर्थात जो प्लांट की क्षमता है, जो फैक्ट्री है, जितने आकार की है, ये जमीन है, वो उतनी आकार की रहेगी, ओके। और तकनीकी, जिस तकनीकी से कोई चीज बनाई जा रही, जैसे मैंने बल्ब की बात की, पुरानी तकनीकी, तो उसी तकनीकी से काम किया जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगला है मुद्रा की मात्रा स्थिर होती है। इन्होंने मान दिया कि जिस समय ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुद्रा की मात्रा अर्थात देश में कुल कितना पैसा है भाई, कुल कितना पैसा है, वो भी स्थिर है, वो दिया हुआ है, ओके, ये भी इन्होंने मान लिया। मजदूरी और कीमत परिवर्तित होती हैं। आगे इन्होंने क्या माना, ये जो मजदूरी है वो बदलती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। कभी मजदूरी क्या होती है, बढ़ जाती, दिहाड़ी बढ़ जाती है। माना कि किसी व्यक्ति की दिहाड़ी 100 रुपया है और 100 से बढ़कर 150 हो गया, हो सकता है कि 100 से घटकर 50 हो गया, ये 90 हो गया। तो इस प्रकार से यदि मजदूरी क्या होती है, बदलती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं परिवर्तित। और भी इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे कहते हैं लोचशील या लोचदार होती है। जैसे रबड़ होता है, खींचो तो तन जाएगा, छोड़ो तो सिकुड़ जाएगा। तो कीमत भी कैसी होती है, मजदूरी भी कैसी होती है, चेंज रखने का गुण रखती है। ऐसा नहीं कि 100 रुपया है तो बदलने वाली चीज है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि मजदूरी घटती बढ़ती रहती है और कीमत भी घटती बढ़ती रहती है वस्तु की। मानवात कोई वस्तु है, आम है, 50 रुपए किलो चल रहा है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो, 80 भी हो सकता है, ये घट भी सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 रुपए भी हो सकता है, 43 रुपए 43 रुपीज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मजदूरी और कीमत क्या होती है, बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, जिसको कहते हैं लोचशील या लोचदार कहते हैं। नेक्स्ट है 7वां नंबर का, श्रम की इकाइयां समरूप होती हैं, अर्थात जो व्यक्ति काम करता है, जो श्रमिक काम करता है, उसकी अर्थात सारी इकाइयां क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। जो लेबर की बात की जा रही है कि सभी जो काम करते हैं बराबर बराबर करते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन की इन्होंने बात की है, ठीक है, कि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है पूरे इकोनॉमी में, ऐसा इनका मानना है। अगला है 9वें नंबर का कि मुद्रा मजदूरी, या इसको कहते हैं मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी का सीधा एवं समानुपातिक संबंध होता है। ये मुद्रा मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी का कैसा संबंध होता है, सीधा
और समानुपातिक संबंध इन्होंने बताया है। किसने? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने रोजगार के सिद्धांत में ये सारी मान्यताएं हैं जो कि आपने कंठस्थ याद करनी है। लिखिए, आप बार बार लिखते जाएंगे तभी जाके आपको याद हो पाएगा, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं कि मुद्रा मजदूरी क्या होती है। मुद्रा मजदूरी क्या होती है? माना अभी किसी मजदूर को जो मजदूरी मिल रही है, माना उसकी मजदूरी है 100 रुपया, तो उसे कहेंगे मुद्रा मजदूरी या मौद्रिक मजदूरी, जिसको करंट में मिल रही है। ठीक है, जो उसको करंट में मिल रही है वह है मौद्रिक मजदूरी। लेकिन वास्तविक मजदूरी क्या होती है उसको भी यहाँ पे समझते हैं। कैसे? वास्तविक मजदूरी निकालने के लिए क्या करना है? ये सूत्र है W/P। W/P, W का अर्थ है वेज और P है प्राइस अर्थात कीमत स्तर। यहाँ पे लिखा हुआ है W के लिए क्या कहना है? मौद्रिक मजदूरी, अलग से लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, लिख दिया कि W का मीनिंग क्या है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं W का मीनिंग है मौद्रिक मजदूरी, और जो ये अपॉन में है, बट्टे में है P, इसका मतलब है कीमत स्तर, देश का कीमत स्तर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि हम क्या करते हैं, P से W को डिवाइड करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, तो इससे जो मजदूरी प्राप्त होगी उसे बोलेंगे वास्तविक मजदूरी। क्या बोलेंगे उसको? वास्तविक मजदूरी। ठीक है, तो W/P को याद रखना है। अब यहाँ पर समझेंगे कि वास्तविक मजदूरी कैसे निकालते हैं। देखिए, मौद्रिक मजदूरी माना कि 40 रुपया है। कितनी है? 40 रुपया है। उस समय देश का कीमत स्तर कितना चल रहा है? महंगाई कितनी है देश के अंदर उस समय? महंगाई कितना है औसत रूप से? उसका भाग इसमें देंगे, माना कि 5 है तो 5 का भाग 40 में दे दीजिए, तो 8 आ गया, 8 आ गया, 8×5 = 40। तो 8 रुपए जो निकला ये वास्तविक मजदूरी है। लेकिन जबकि मौद्रिक मजदूरी कितनी थी? 40 रुपया। लेकिन महंगाई से भाग दे दिया कि परचेजिंग पावर कितनी है बेटा तेरी, कितना खरीद सकता है? 40 रुपए दिखने को ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब हम प्राइस से, जो यहाँ पर कीमत स्तर है, महंगाई जितनी है देश में औसत रूप से, उसका भाग देंगे तो उसकी परचेजिंग पावर मात्र 8 रुपए निकली। ओके जी, अब ये क्या कह रहा है? ये तो हमने कर दी वास्तविक मजदूरी की बात, W/P के रूप में लिखेंगे। ओके जी, अब ये कह रहा है मुद्रा मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी का सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है और समानुपातिक होता है। कैसे होता है? देखिए कि यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए सारे अंक, यहाँ पे 40 है, ये बट्टे 5 आ गया। ठीक है, 40/5। ओके जी, तो ये 8 आ गया। अब क्या होता है, ये मौद्रिक मजदूरी 40 रुपए के जगह दूसरे नंबर पर 80 रुपए हो जाती है। मजदूरी बढ़कर 80 रुपए हो जाती है भाई आदमी की, एक आदमी की। लेकिन कीमत स्तर महंगाई वो 5 पहले भी थी, अब भी 5 ही रहती है। अब इसका भाग इसमें देना है तो क्या होगा? 16। यहाँ देखिए, अब इसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है? बढ़ गई है। पहले तो 8 ही रुपए थी। ठीक है जी, अब कीमत स्तर सेम है, लेकिन मुद्रा अर्थात मौद्रिक मजदूरी बढ़ गई है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए 16 रुपए इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, या इसको हम इसकी वास्तविक मजदूरी ये हो जाएगी इसकी। एक तो कंडीशन ये हो गई जबकि मुद्रा की मात्रा है, ठीक है, इसके ठीक 2 गुना हुई, लेकिन कीमत स्तर 5 है। ठीक है जी, अगली कंडीशन क्या होगी? अगली कंडीशन को भी देखिए, यदि मौद्रिक मजदूरी 40 रुपए रहती है, लेकिन कीमत स्तर 5 की जगह 10 हो जाता है। अब देखिए, महंगाई 10 हो जाती है, 5 की जगह महंगाई बढ़कर 2 गुनी हो जाती है, 10 हो जाती है, तो 10 का भाग 40 में देंगे तो वास्तविक मजदूरी कितनी रह जाएगी? मात्र 4 रुपए रह जाएगी उसकी। तो जैसे ही कीमत स्तर बढ़ता है तो वैसे ही क्या होता है? वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है, खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और आगे क्या कहता है कि यदि मुद्रा की मात्रा, ठीक है जी, इसके कई गुना हो जाती है, मतलब माना कि 40 नहीं होती है, क्या हो जाती है? 160 रुपए हो जाती है मौद्रिक मजदूरी, और कीमत स्तर वही रहता है, कितना? 10। तो 10 का भाग देना है 160 में, तो कितना आ जाएगा? 16। तो वास्तविक मजदूरी कितनी रहेगी? 16 रहेगी। ओके जी, तो कीमत स्तर बढ़ने से क्या होता है? यदि कीमत स्तर बढ़ रहा है तो उससे क्या होता है कि जो मजदूर है वो कितनी वस्तु बाजार से खरीद सकता है? उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है, वो कमी वस्तु खरीद पाएगा। अर्थात जब महंगाई बढ़ती है भाई, पैसा कितना ही आ जाए, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो जब ज्यादा पैसा हम देंगे तो बचेगा क्या? तो यही यहाँ पर बतलाने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मान्यताएं हैं ये आपने बिल्कुल याद करनी है और इनको लिखना है। अब बात आती है
कि यदि इतनी चीजें ही हमें लिखनी है तो कहां से शुरू करेंगे, कि हम लिखेंगे कहां से। बाकी तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम पढ़ेंगे तो उसी में बात आ जाएगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात किसने की थी भाई, किसने की थी। मालूम है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने की थी, और इनमें से पता चला सबके नाम आ गए तो उपरोक्त तो सभी होगा, इनमें से एक का भी नाम आ गया तो उसी को हमें सही करना पड़ेगा। ओके। या हमारे पास आता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, उत्पन्न करती है, ये कथन किसका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये से का, ठीक है, ध्येय वाक्य है। से का ये ध्येय वाक्य है। उसने यही कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। अभी उदाहरण के द्वारा आपको यहां पर बता दिया गया है। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे भाई। ओके जी। यदि आता है उत्पादन, आय और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये तो पहला ही पार्ट है अभी, इससे और आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है जी। तो लेकिन इसी को स्टार्टिंग पॉइंट में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि उत्पादन, इसी के आगे क्या लिखा है कोष्टक में, आय। उत्पादन और आय एक ही होता है, क्योंकि उत्पादन यदि 100 रुपए का हुआ, ठीक है जी, तो वो आय बन जाएगा, बेचो उसको तो उससे जो आय प्राप्त होगी वो आय भाग में आ गया। इसलिए उत्पादन और आय एक ही जगह, अर्थात दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। ओके जी। इसलिए इसको आय और रोजगार का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हमने इसी क्वेश्चन का ये आंसर लिखना है जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, भले अभी इसको जाकर और आगे बढ़ाएंगे हम इसको, लेकिन आप इतना ही भाग का उत्तर कहां से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि उत्पादन एवं आय एवं रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसका प्रतिपादन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जितने जितने नाम इन्होंने किया। ओके, सबसे पहले ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इन्होंने आगे क्या कहा। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ठीक है, अति उत्पादन असंभव है। यदि किसी कारण से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है तो वह स्वतः जल्दी ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर देती है। ओके जी। उसके बाद हम कहां बढ़ेंगे, उसके बाद आप मान्यताओं की तरफ बढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, मान्यताओं की तरफ बढ़ना शुरू कर दीजिए। मान्यताएं आपने खत्म कर दी, उसके बाद चलिए आप किस पे, से पे चलिए कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर देती है। लिख देंगे जे बी से के अनुसार, ठीक है, या जे बी से के शब्दों में कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। कैसे करती है, ठीक है जी, जो भी हमने आपको यहाँ पे बताया इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि अर्थव्यवस्था में जितने भी अतिरिक्त साधन प्राप्त होते हैं और यदि अल्पकाल में बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है तो वो साधन बेकार नहीं रहते हैं, उन साधनों को रोजगार मिल जाता है। अब कैसे मिलता है कि माना यहाँ पे आप बना देंगे फर्म, या लिख देंगे परिवार, ठीक है, परिवार से फर्म को क्या दिया जाएगा, उदाहरण लिख दिया कि 100 बल्ब बनाने हैं जी, अतिरिक्त मांग पैदा हो गई है, ठीक है, उस पूर्ति को बनाने के लिए तो भूमि श्रम पूंजी ये क्या करेंगे, यहाँ फर्म को देंगे, ठीक है जी। ये फर्म क्या करेगी, 400 रुपए का पेमेंट इनको कर देगी परिवार को। परिवार द्वारा क्या किया जाएगा, 100 बल्बों को, ये वस्तु और सेवा लिखा है तो फर्म द्वारा वस्तु और सेवाएं आ जाएंगी, अर्थात फर्म से ये परिवार द्वारा खरीद ली जाएंगी और जो 400 रुपए थे इधर को चले जाएंगे। अब जो 400 रुपये उत्पन्न हुए तो कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया। तो यहाँ पे हमने बात नहीं की कि कितने लोगों को रोजगार मिल गया, हमने कल्पना की कि जितने लोग बेरोजगार हो गए थे इतने लोगों को क्या हो गई, काम मिल गया, क्योंकि पूर्ति पूर्ति कितनी हुई, 100 बल्बों की, तो 100 बल्ब तैयार हुए तो 100 बल्ब के लिए ही क्या हो गई है, इधर डिमांड भी क्या हो गई, पैदा हो गई है। तो कुल मिलाकर का कहना था कि डिमांड बनी रहती, मांग अर्थव्यवस्था में लगातार बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। ओके, तो क्रम से चलेंगे हम, कहां से चलेंगे, क्रम से चलेंगे। इसको भी लिख लेंगे आप कि जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है, वहां पर आय, उत्पादन और रोजगार या राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। और आगे जो हम इसी के बारे में पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।